तो जैसे कि जो हम लोग आज सेट 2 का 50 तक पहले कर चुके थे और आज 50 से आगे 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आप लोग गौर से इस वीडियो को सुनिए, समझिए। आप लोग को जैसे क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, शोधनीय गैर परिवर्तन ऋण पत्रों के अंकित मूल्य को कम से कम कितने प्रतिशत बराबर निर्दिष्ट प्रतिभूति निवेश करना आवश्यक होता है। देखिए, एक कानूनन नियम है कि अगर कोई कंपनी डिबेंचर बेचती है ना, तो डिबेंचर बेचकर जो पैसा वसूलते हैं ना, उसका 15% कम से कम आरबीआई बैंक में रखना पड़ता है। वहीं आपका दिया हुआ है 15%, तो 15% जो दिया हुआ है वो यहाँ पर है। अब है कि पेंटेस को चिट्ठी के किस शीर्षक अंतर्गत दर्शाया जाता है। कह रहा है जो पेंटेस होता है बैलेंस शीट में तो लिखा जाता है, लेकिन वह किसके अंतर्गत दर्शाया जाता है, तो गैर व्यापारिक संपत्ति, गैर चालू संपत्ति के अंदर दर्शाया जाता है। 1 नंबर इसका पॉइंट होगा। ख्याति क्या है, गुडविल क्या है, गुडविल एक संपत्ति, गुडविल एक संपत्ति होता है। लेखांकन मानक 26 से संबंधित है, लेखांकन मानक 26 से संबंधित है। ये देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, इसमें बहुत सारा स्टैंडर्ड होता है, 1 से लेकर 26 तक तो ऐसा ही दिख रहा है, 26 से अभी आगे होता है। तो इसको आपको इसको याद करना होगा और नहीं तो इस ऐसे सवालों को छोड़ देना पड़ेगा। इसमें कोई भी पॉइंट लेखांकन 26 के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसमें नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, कृत्रिम संपत्ति। कृत्रिम संपत्ति क्या, जो फिक्शन क्या, तो प्राइमरी एक्सपेंस से कृत्रिम संपत्ति है, जो बैलेंस शीट में प्राइमरी एक्सपेंस लिखा जाता है, इसलिए कृत्रिम संपत्ति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, रोकड़ समूल में शामिल होता है। देखिए, रोकड़ लाए कैश इक्विवेलेंस कौन चीज़ होता है, तो कैश इक्विवेलेंस जो शामिल होता है उपरोक्त, देखिए यहाँ पर ट्रेजरी बिल भी कैश के लायक माना जाता है, व्यापारिक बिल भी माना जाता है और कैश, ये तीनों जो ऊपर का दिया है ना, ये भी कैश है, ये भी कैश के लायक है, ये भी कैश के लायक है, इसलिए ऑल ऑफ दिस, इससे आंसर होगा डी नंबर। वर्ष के दौरान लाभ 2 लाख है, सर 20,000 है, और वर्ष के दौरान स्टॉक में इतना वृद्धि हो गया। ये इस एक तरह का मैथ है और बार बार कहने की मैथ वाला चीज़ों को आप लोगों को बनाना पड़ेगा, तब जाके आंसर निकलेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना है, तो आप थ्योरेटिकल सवाल को बनाते चलिए, क्योंकि आपको ही 50 बनाना है ना, 1-2 बनाना रहता है। हाँ, जहाँ मैथ जरूरी है कि वहाँ कंपल्सरी है, वहाँ नंबर मैथ में ही मिलेगा, तो वो लॉन्ग है, उसमें मैथ जरूर टच कीजिए। निम्न में से कौन सी रोकड़ बही आउट का उदाहरण नहीं बने, आउटफ्लो का उदाहरण नहीं है। तो अंशों का निर्गमन जो किया जाता है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि पैसा आता है, इसलिए आउटफ्लो का नहीं है। अब दिया है XYZ है, लाभ हानि बांटते थे, Y अवकाश ग्रहण करते थे, Z सामान पर बांटते थे। तो ये भी एक तरह का कैलकुलेशन, छोटा सा कैलकुलेशन, आप इसको निकालेंगे 1:1, इसका 1 नंबर आंसर आएगा। चलिए, ये भी दिया है डेब्टर टर्नओवर रेशियो का सूत्र पूछा है 60 में, तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो का सूत्र होता है, याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, नेट क्रेडिट सेल बटा एवरेज क्रेडिट रिसीवर, ये वाला सूत्र काम करता है, 1 नंबर वाला काम करता है। ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना है। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन में दिया रोकड़ प्रवाह बनाना अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। पहला ऑप्शन होगा संचालन क्रिया, लाभ गिनिया करते समय शुद्ध लाभ। देखिए जो 62 नंबर सवाल है, संचालन क्रियाओं में से लाभ की गणना करते समय, लाभ की गणना करते समय शुद्ध लाभ में किसे पुनः जोड़ा जाएगा, किसे पुनः जोड़ा जाएगा। 62 नंबर जो सवाल, किसे पुनः जोड़ा जाएगा, तो इसमें जो 62 नंबर सवाल का आंसर होगा, ये आपको उपरोक्त सभी दिया हुआ है। जैसे संचालन क्रियाओं जब निकाला जाता है, गुडविल भी, डिप्रिसिएशन भी और अस्थायी संपत्ति हानि भी, ये जोड़ा जाता है संचालन क्रियाओं। चलिए उसके बाद आ गया 63 नंबर। 63 नंबर संपत्ति है कि वित्तीय उपकरण द्वारा प्राप्त लाभांश रोकड़ बही के विवरण किस अंश में दिखाया जाता है, ऑपरेटिंग में दिखाया जाता है। ध्यान रखेंगे ये कैश फ्लो, दोनों क्वेश्चन कैश फ्लो का था, इसलिए कैश फ्लो का चैप्टर स्ट्रांग हुआ, तो इस तरह के सवालों को डील करना आप लोग के आसान होगा। 64 नंबर जो सवाल, वर्ष के दौरान लाभ इतना है, स्टॉक इतना है, तो वही ऊपर क्वेश्चन रिपीट किया था, सेम क्वेश्चन है। 60 नंबर का जो होगा बी नंबर। 65 संचालन क्रियाओं का प्रवाह गणना करते समय, देखिए जो सवाल दिए सब सवाल कंटिन्यू आपको कैश फ्लो से लिया गया है, इसलिए बोले कि आप 4-5 चैप्टर खूब अच्छा से कर लेते हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव आपको आसानी से समझ में आएगा। अब कैश फ्लो अगर ढंग से कीजिएगा तो ये सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। तो इसमें दिया हुआ है 65 नंबर क्वेश्चन में कि संचालन क्रियाओं के प्रवाह गणना करते समय शुद्ध लाभ को जोड़ा जाता है, शुद्ध लाभ को जोड़ा जाता है। जो 65 नंबर स्टॉक के कमी को जोड़ा जाता है, स्टॉक को कमी को जोड़ा जाता था।
निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ प्रवाह का स्रोत नहीं है? स्रोत नहीं है तो अस्थायी संपत्ति कैश का स्रोत नहीं माना जाता, क्योंकि संपत्ति सेल करने से कैश थोड़े बढ़ जाएगा। चलिए, उसके बाद रोकड़ समतुल्य शामिल होता है। देखिए, ये फिर क्वेश्चन रिपीट किया है, थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ये ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल और बैंक डिपोजिट सब कैश के ढांचा है, इसलिए इसको सब कैश में समतुल्य माना जाएगा। 68 में जो सवाल है शब्द चालू, देखिए सवाल दिया है शब्द चालू का दिया है, शब्द चालू संपत्ति शामिल होता है, शामिल होता है अल्पकालीन निवेश में। देखो, शब्द चालू संपत्ति जो होता है करेंट एसेट अल्पकालीन निवेश में शामिल किया जाता है। स्वामित्व अनुपात और स्वामित्व कोष के डैश संबंध होते हैं, तो एक कुल संपत्ति होती है, इसके आंसर कुल संपत्ति होगा। कुल संपत्ति अब 70 नंबर में कह रहा है कुल संपत्ति, तो ये जो 70 नंबर सवाल है कुल संपत्ति, तो इसका देखिए एक मैथ दिया हुआ है, आप गौर से देखेंगे मैथ दिया है, इस मैथ से एक रेशियो पूछा है, डेबिट टर्न रेशियो। इस रेशियो को निकालने के बाद 1 नंबर ऑप्शन आएगा। तो मैथ बार बार हम करें, इस जगह हमको समझाना उचित नहीं है, जगह नहीं मिल रहा है, आगे चलते हैं। 71 नंबर में कह रहा है समता अनसिक्योरिटी, समता है, और ये भी एक तरह का मैथ दिया है, और ये आपको रेशियो का मैथ दिया, तो इस अगर रेशियो आप समझ सकते हैं अच्छा ढंग से, तो इसको बनाइए। फिर आपको हर बार एक ही बात बोला जा रहा है कि आप 100 में से 50 को ही बोर्ड मांग रहा है, इसलिए 50 को कवर करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम के टाइम सीखने का इच्छा मत रखिए, जो सीखें उसको लेके जाने की इच्छा रखिए। 72 नंबर में एक फर्म की तरलता ज्ञात करने में कौन सा अनुपात लाभदायक होते? देखिए, एक लिखा है एक फर्म की तरलता ज्ञात करने में कौन सा लाभदायक, अम्ल परीक्षण अनुपात, एसिड टेस्ट से निकाला जाता है। ठीक है। 73 नंबर जो है भी आपको स्वामित्व गणना के निम्न सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए, सब सूत्र है, तो अगर सूत्र आपको याद कर है तभी इस ऑप्शन को समझ सकते हैं कि होगा। सूत्र याद नहीं है तो ऐसे सवालों को छोड़ना ही उचित है। चलिए, आंतरिक बाह्य अनुपात के संतोषजनक कह रहा है कि जो रेशियो होता है कि स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है, आपको थोड़ा देर के लिए हम बताए हुए थे, आप देखेंगे स्टैंडर्ड रेशियो क्या था, 2:1। उसके बाद आ गया 75, तरल संपत्ति में शामिल होता है, तरल संपत्ति में शामिल होता है, तरल संपत्ति में शामिल होता है। तो 75 नंबर जो दिया है तरल संपत्ति में शामिल होता है, तो इसका ये ऑप्शन है पराया बिल, कैश, देनदार, सब लिक्विड एसेट में शामिल होता है, उपरोक्त सब ही हो जाएगा। 76 नंबर है, 76 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि संचालन अनुपात है, संचालन ऑपरेटिंग रेशियो है प्रॉफिट रेशियो के बराबर होता है। आदर्श चालू अनुपात करंट आइडल रेशियो 2:1 होता है, 2:1 होता है। 77 का 2:1 होगा, याद रखना, ये सवाल पूछता है। सम विच्छेद उस बिंदु को कहा जाता है, सम विच्छेद बिंदु उस जहाँ कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो जाता है, न लाभ हो न हानि हो, जितना के सामान बना उतना ही बेचा गया, उसको सम विच्छेद बना, इसलिए कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो जाता है, उसको सम विच्छेद बिंदु कहा जाता है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। समान आकार के विवरण तैयार किए जाते हैं, समान आकार के विवरण तैयार किए जाते हैं प्रतिशत के रूप में, समान आकार के जो कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाया जाता है प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक कंपनी की मूर्त संपत्ति 40,000 से बढ़ाकर इतना, इनमें कितना % वृद्धि हुआ, तो इसमें 25% वृद्धि हुआ, सीधा सा बात है 25% वृद्धि हुआ। अब 61 नंबर जो सवाल है दिया हुआ है कंपनी के अंशधारी कोष इतना था। देखिए, ये जो सवाल है फिर इसको परसेंटलाइज करना पड़ेगा, इसका 50% आएगा। तो बार बार मैथ पर तो हम यही बात बोले कि मैथ इस जगह पर बताना संभव नहीं लगता है। 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक कंपनी शुद्ध बिक्री इतना और माल की लागत इतना, देखिए सकल लाभ इतना, फिर वही कहानी है कि इस कहानी को सॉल्व करने के लिए बोर्ड पर जगह चाहिए, और ये जो बोर्ड हम पढ़ा रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डर पर, इस पर बोर्ड नहीं के बराबर होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर इसका आंसर भी जान लीजिए, और बनाना है तो बनाइए, अलग से देखा जा सकता है। बिक्री से बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की राशि को क्या कहा जाता है? तो सकल लाभ कहा जाता है, सकल लाभ कहा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। उसके बाद दिया है 74, तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं क्षैतिज और समानांतर। तुलनात्मक विवरण को क्या, याद रखिए क्वेश्चन बहुत भी यही क्वेश्चन है,
बहुत VVI क्वेश्चन 36, यानी इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आपको 85 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के अनुसार आर्थिक चिट्ठा का स्वरूप तैयार किया जाना चाहिए? तो इसका होता है विवरण 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 विवरण। चलिए इसके बाद 1 मिनट, धारा नहीं, सॉरी, जो 85 नंबर है 129 धारा के 129 धारा के स्थिति विवरण को स्टेटमेंट भी कहा जाता है, स्थिति विवरण स्टेटमेंट कहा जाता है। इसका आंसर बी होगा। उसके बाद हम 77 डिस्कस करते हैं। एक कंपनी की लेखा द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि को, एक कंपनी को लेखा को प्रदर्शित को लाभ हानि को आपको क्या किया जाता है? संचय अधिशेष लाभ के अंतर्गत दिखाया जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत इसको दिखाया जाता है, याद रखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत। आर्थिक चिट्ठे, ये सब सवाल कंपनी का क्वेश्चन है। आर्थिक चिट्ठे के अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत जनाया जाता है? तो शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत जनाया जाता है। अंश को शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत जनाया जाता है। चलिए उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपनी वार्षिक रिपोर्ट निर्गत करता है। कल भी क्वेश्चन मिला था, शेयर होल्डर के लिए किया जाता है। कंपनी का जो रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट, वह किसके लिए डिस्प्ले किया जाता है? तो वो आपको डिस्प्ले किया जाता है शेयर होल्डरों के लिए। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट, कंपनी की स्थिति विवरण बनाया जाता है। 90 नंबर सवाल, 90 नंबर सवाल, स्वामित्व क्रम से ऑर्डर द स्वामित्व का विवरण बनाया जाता है। वो स्वामी के ऑर्डर से बनाया जाता है, स्वामी के डायरेक्शन से बनाया जाता है, स्वामित्व के ऑर्डर बोला जाता है। चलिए, संचालक की रिपोर्ट कंपनी किस सभा में प्रस्तुत करती है? जो कंपनी का संचालन करता है और उनका रिपोर्ट प्रस्तुत करना हो तो उसको कब किया जाता है? तो वार्षिक साधारण सभा में आयोजित किया जाता है। याद रखें, कंपनी का कोई भी रिपोर्ट अगर देना हो तो वार्षिक जो एनुअल फंक्शन होता है उसी में मीटिंग में दिया जाता है। 92 क्वेश्चन में पूंजीगत प्रकृति के सभी प्राप्ति दिखाए जाते हैं। पूंजीगत प्राप्ति को सभी नहीं कह रहे थे, पूंजीगत प्राप्ति को सभी को दिखाया जाता है। ये क्वेश्चन आप चला गया है, सीधे आपको इसमें चला गया है। ये स्थिति विवरण दिखाया जाता है। ये आपको रिसिप्ट और पेमेंट वाला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऋण पत्र प्रीमियम डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। ऋण प्रीमियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो व्यय खाता के लिए, हानि खाता, सॉरी, तो इसका हुआ अंश ऋण पत्र अंशों के निवारण शोधन के लिए। उपरोक्त सभी का आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऋण पत्र भाग होता है अंश पूंजी, दीर्घकालीन उधार, स्वामित्व पूंजी और इनमें से कोई नहीं छोड़ना। ये दीर्घकालीन पूंजित होता है। ऋण पत्र हम जो बेचते हैं, डिबेंचर बेचते हैं, वो दीर्घकालीन लोन एक तरह का मान के चलते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग लोन के रूप में रखते हैं। उसके बाद 95 नंबर है ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता जो दिया है, एक व्यक्तिगत खाता है, एक व्यक्तिगत खाता सी। चलिए 96 में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको, ऋण पत्रों के निर्माण, देखिए सब डिबेंचर को ऋण पत्रों के निर्माण कटौती हानि दिखाया जाता है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय में से घटाकर दिखाया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन, परिवर्तन ऋण पत्र को छूट पर जारी नहीं किया जा सकता है। तो यह तुरंत परिवर्तन नहीं होता है, या तुरंत परिवर्तन नहीं होता है। ये डिबेंचर का क्वेश्चन इस सेट में ज़्यादा लिया है, और ये इसलिए कोई सेट आपके लिए बड़ी लेहड़ियात दिख रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा आपको कभी कभी राटा भी मारना पड़े तो मार लीजिएगा राटा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामों के लिए। ऋणधारी को कंपनी का डैश कहा जाता है। ऋणधारी कंपनी को क्या कहा जाता है? लेनदार कहा जाता है, लेने वाला होता है, लेनदार कहा जाता है। साधारण ऋण पत्र डैश होते हैं, सुरक्षित होते हैं। ऋण पत्रों पर ब्याज के दर डैश होते हैं, ऋण पत्रों पर ब्याज का दर डैश होते हैं, निश्चित दर नहीं होते हैं, वह निश्चित दर होते हैं। ऋण पत्र पर जो ब्याज का दर निश्चित होते हैं, लेकिन ये राशि नहीं होगा 10%, 5%, वो जब सब डिबेंचर इशू करते हैं उसमें तय करते हैं वो दर। तो इस तरह 1 से 60 हम लोग क्वेश्चन सेट नंबर 2 भी आज क्लियर कर लिए, और 2 सेट बचता है ना, तो 2 सेट हम कोशिश करते हैं कि एक ही सेट में 100 बना दें। देख लेते हैं अगर हमारे पास टाइमिंग होगा। और उसके बाद जो आपकी इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है सेट 1, सेट 2, 3, 4, तो पहले आप लोग क्या कीजिए ना, हमको सेट 1 को, ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो उसको खींचकर आप आभा एकेडमी के चैट में डालिएगा ना, तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा वहाँ से समझने में। धन्यवाद।